Recording in progress. कल हम लोगों ने बात करी थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। सर मैंने बताया था कि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के आने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अगर डिकम्पोज हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? तो उन्हें सेपरेट करने के लिए जो मेथड लगाते हैं वो होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन और रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये एक वैक्यूम पंप रहता है, देखो ये दिखाई दे रहा है, इस वैक्यूम पंप को यहां से हम कनेक्ट कर देते हैं फ्लास्क के अंदर, और अंदर के वैक्यूम को हम क्या करते हैं, एयर को निकाल कर या तो वैक्यूम क्रिएट करते हैं या प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। इससे क्या होता है जरा समझना। इसे समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या बात समझनी पड़ेगी? कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बताइए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? हाँ कस के बोलो बेटा, अरे गलती तो होगा, बोलिए। हाँ हाँ भाई, वो कंपाउंड कंपाउंड नहीं रहा है, मॉलिक्यूल्स भी अलग हो जाए, एटम भी अलग हो जाए, क्या बात है भाई? देखो भैया क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं यहां पर बात करता हूं HCl का। ये HCl का एक मॉलिक्यूल है। देखो आज बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना। ये HCl का एक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें पार्शियल नेगेटिव है, इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। HCl का ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये HCl का एक तीसरा मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। बात समझ आ रही है? अब ये सारे मॉलिक्यूल्स, समझना बात को, इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम पास में लेकर आए तो क्या होगा? अभी ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब सारे मॉलिक्यूल अलग अलग है और ये गैसियस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये गैसियस फॉर्म में। अब जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे या प्रेशर को बढ़ाएंगे, ये मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो ये बना लेते हैं लिक्विड। क्या बना लेते हैं? तो ये क्या लगा, ये था इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या था? जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स और टाइट हो जाएगा तो यही बन जाएंगे सॉलिड्स। क्या बन जाएंगे? समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब हम सारे के सारे ये बॉन्ड्स को तोड़ दें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ दें, और सारे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग कर दें, एटम को अलग नहीं करें, सारे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग कर दें, तो हम कहते हैं हाँ भैया बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये उड़ने लगेगा। देखो लिक्विड दो डायरेक्शन में बह सकता है, एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में। मतलब नदी आगे जा सकती है, अगल बगल जा सकती है। नदी ऊपर उड़ सकती है क्या? नहीं उड़ सकती है, यानी वाई एक्सिस उसके अंदर नहीं होता है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आई है? ये वाई एक्सिस नदी के अंदर नहीं होता है, या कोई पानी के अंदर नहीं होता है। पानी में आपने वैसे रखा है, नदी वाई एक्सिस में क्यों नहीं उड़ पा रही है, या कोई भी लिक्विड वाई एक्सिस में यानी ऊपर की ओर क्यों नहीं उड़ पा रहा है? उसका रीजन समझना। हमने एक वेसल लिया बेटा, इस वेसल में हमने एक लिक्विड भरा। क्या भरा? ये लिक्विड हर टेम्परेचर पर अपने कुछ ना कुछ वेपर्स बनाता है। जैसे घर में, आपके घर में कसेड़ी वगैरह रखी होती है, मटका रखा होता है, आप देखना कि आप कभी भी ढक्कन हटाकर देखना, उसके नीचे जो ढक्कन जिससे वो ढका रहता है, उसके नीचे छोटे छोटे वेपर्स चिपके होंगे, देखना जाकर। तो वो हर एक टेम्परेचर पर वेपर बना रहा है। लिक्विड हर एक टेम्परेचर पर वेपर्स का फॉर्मेशन करता है। इन वेपर्स को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड।
समझ में आई ये बात? नहीं आई? ठीक है, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ये सारी गैसेस भी यहां पर क्या कर रही हैं, इस लिक्विड के ऊपर और हर चीज के ऊपर प्रेशर लगा रही हैं। इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई ये बात? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर फिक्स है। कितना फिक्स है? 760 mm ऑफ Hg, यानी 180 mm। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जो 760 mm तक किसी मरकरी को अपने कॉलम में चढ़ा दे, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गई बात? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड को उड़ने नहीं दे रहा है। क्या नहीं होने दे रहा है? उड़ने नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे गर्म करना चालू करें लिक्विड को, तो अगर लिक्विड को गर्म करेंगे तो यहां से और एक्स्ट्रा वेपर्स बनना चालू होंगे कि नहीं होंगे? यानी धीमे धीमे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक टाइम वो आएगा जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ही तो ये लिक्विड नहीं उड़ पा रहा था। फिर हमने गर्म करना चालू किया तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ने लगा तो वो बराबर किसके हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। भाई ये रोक रहा था इसे, अब ये बढ़ने लगा। जब ये इसके बराबर हो गया तो इसने इसे हटा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया, और जब इसे हटा दिया तो अब ये लिक्विड उड़ सकता है। और जिस टेम्परेचर पर ये फिनोमेना हो जाएगी, कौन सी फिनोमेना? वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाएगा किसके? इसी टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच, जिस पर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई है? ये वाटर में कब काम होता है ऐसा? वाटर में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम होता है। कब होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, सपोज करो हमारे पास में एक कंपाउंड है जो बॉयल होता है 290 डिग्री पर और डिकम्पोज हो जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या आप इसे अलग कर पाओगे? भाई अलग तो बॉयल करके ही करोगे ना। बॉयल होता है 290 पे और उससे पहले ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो फिर इसे कैसे अलग करेंगे? तो हम क्या करें, हम इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें। अब देखो, जैसे हमारा वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो इतने वेपर्स बना पाता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं। अब एक चीज सोचिए, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं तो इसे भी कम वेपर्स ही बनाने पड़ेंगे कि नहीं लिक्विड को बॉयल होने के लिए? तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कम होगा? जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है उसे मैं कम कर दूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर वह कम हो गया तो अब लिक्विड को भी अपने वेपर्स कम बनाने पड़ेंगे, और कम वेपर्स बनाने के लिए कम ही टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अब जल्दी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ गई ये बात? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जल्दी अचीव हो जाएगा। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री है और हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया या प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, तो अब हो सकता है ये 100 डिग्री पर बॉयल हो जाए और 150 पर टूटता है। उससे पहले हमने 100 पे बॉयल करा दिया, तो अब बड़े आराम से हम इसे अलग कर सकते कि नहीं? तो ऐसे कंपाउंड्स
जो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनके डिस्टिलेशन के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया? पक्का भैया समझ में आ गया है? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये किसके बारे में कहानी हो गई है? वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में कहानी है। किसके बारे में? हाँ। अब एक हमारा होता है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम ये करते हैं कि वैक्यूम पंप ये लगा रखा है, इसकी बजाय हम यहां पर एक स्टीम प्रोड्यूसर को लगाते हैं। जैसे हमने एक पानी लिया, यहां देखना, ये लिया, स्टीम जनरेटर को यूज करेंगे हम। यहां हमने यहां पर पानी भरा और इसके अंदर से एक पाइपलाइन निकाली और ये पाइपलाइन लाकर इसके अंदर हमने इस तरीके से छोड़ दी। इसे हमने गर्म करना चालू किया तो यहां से स्टीम आएगी और स्टीम आकर इसके अंदर गिरेगी। ठीक है, स्टीम इसके अंदर आकर गिरेगी। ठीक है, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं हम? तो देखिएगा, कुछ एक अपने आप में कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई। क्या होता है? बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लैब में 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिएट करना हंसी मजाक बात नहीं होती है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में ये किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा स्टीम देकर, यहां एटमॉस्फियर में एक्स्ट्रा स्टीम देकर, ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा स्टीम दी, तो अब क्या होगा कि जैसे लिक्विड को यहां पर अपने वेपर प्रेशर को किसके बराबर करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है। तो वो 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। मतलब 400-500, सपोज करो ये लिक्विड है और इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, हमने कह दिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इतने वेपर्स बनाता है कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, सपोज करो इसे हमने ये कह दिया कि 60 वेपर्स की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 60 वेपर्स की जरूरत है। किसके बराबर करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए। ठीक है, और ये 60 वेपर्स कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाएगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बनाएगा 60 वेपर्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने से धीमे धीमे गर्म करना चालू किया। किसे गर्म करना चालू किया? इसी लिक्विड को हमने यहां पर डालकर धीमे धीमे गर्म करना चालू किया। तो मुश्किल से हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म किया। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुश्किल से मान लो कि इसके 20 वेपर्स बने। तो अब हमने यहां पर ये पानी भी गर्म किया और जब इसे 100 डिग्री पर गर्म किया तो इसके तो बहुत सारे वेपर्स बन गए कि नहीं बन गए? तो एक्स्ट्रा 40 वेपर्स इस वाटर के आ जाएंगे और 40 और 20 उसके थे, तो टोटल कितने हो गए? 60। तो अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर ही अचीव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई वेपर्स तो वेपर्स होते, क्या लिक्विड के हो क्या वाटर के हो। ठीक है, आपके टोटल वेपर्स कितने हो गए? 60 हो गए। और जब वो 60 हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। और कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अचीव हो गया। जबकि अगर इस प्योर को करते तो ये कितने पर अचीव होता? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अचीव होता। होता कि नहीं? तो हम स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाते हैं? जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत है तो हम स्टीम डिस्टिलेशन लगाते हैं। और अगर कोई लिक्विड है और वह डिकम्पोज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या फिर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन को लगाते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन कब लगाते हैं? जब दो लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री से ज्यादा हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगाते हैं? जब 30 डिग्री से कम हो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। समझ में आ गई बात? तो ये अलग अलग डिस्टिलेशन के लिए आपको अलग अलग चीजों को याद रखना है।
कौन सा डिस्टिलेशन कब आपका। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये भी दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है जो एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल मतलब एक दूसरे में घुलते नहीं है, जैसे वाटर एंड ऑयल। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया आपने और वाटर ले लिया, ये दोनों एक दूसरे में मिला दिया, अब आपको सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेपरेटरी फनेल। ये होती है, दोनों के मिक्सचर को इसमें डाल दिया, ऊपर अलग लेयर बन जाएगी, नीचे अलग लेयर बनेगी। धीमे से हम इसे टर्न करेंगे, इसे ओपन करेंगे, खोलेंगे, यहां से एक लेयर को सेपरेट कर लेंगे, दूसरी लेयर जैसी नीचे आएगी तो हम इसे क्लोज करके बंद कर देंगे, दो लिक्विड सेपरेट हो गए। सीधी सिंपल सी टेक्निक है। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब एक डिस्टिलेशन और होता है जिसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। क्या होता है समझना इसे, ये कैसा होता है। अब जैसे सपोज करो, देखो हम एक बिल्कुल आसान सी फिनोमेना से आपको ये समझाने जा रहे हैं। डिस्टिलेशन हम बहुत आसान सी फिनोमेना से आपको समझाने जा रहे हैं। डिस्टिलेशन के लिए तो अभी तक हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क देखा ना, अब हम आसान फिनोमेना से आपके डिस्टिलेशन को समझा रहे हैं। सपोज करो हमारे पास में दो लिक्विड है, दो लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, अलग है, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, चलो अब दोनों का हमने यहाँ पर 50-50% मिक्सचर ले लिया, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, हमने ये मान लिया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो 40 है, 40 डिग्री, और इसका कितना है 80 डिग्री है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और दोनों का हमने कैसा मिक्सचर ले लिया? 50-50 ले लिया। कैसा ले लिया? जरा इस परसेंटेज को हटा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री, 80 डिग्री है इसका, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा? 40 डिग्री है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई अच्छी? दोनों का 50-50% मिक्सचर ले लिया। अब हमने अगर इसे गर्म किया तो ये बताओ सबसे ज्यादा वेपर्स किसके उड़ेंगे? 40 वाले के ज्यादा वेपर्स उड़ेंगे कि नहीं? यानी यहां पर अगर आप इसे कलेक्ट करोगे तो कलेक्ट करने पर यहां 40 वाले के वेपर्स ज्यादा होंगे, ग्रीन वाले के, और 80 वाले के वेपर्स बहुत कम होंगे। तो सपोज करो यहां ग्रीन का परसेंटेज कितना हो गया? 70 डिग्री, 70%। और ये वाले का, आपका 80 वाले का कितना परसेंटेज हो गया? 30%। अब देखो परसेंटेज बढ़ गया 50-50 से, एक का बढ़ गया और एक का घट गया। हमने से एक बार फिर से गर्म किया तो ये बताओ ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा कि नहीं? 90 और 10। भाई अभी भी तो 70 वाला ज्यादा निकलेगा और 30 वाला कम, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक बार फिर से हमने दूसरी जगह से कलेक्ट किया, कंडेंस किया, एक बार फिर से कलेक्ट किया, कंडेंस किया। ठीक है, तो अब यहां पर 90 और 10% हो गया इसका। अब एक बार फिर से हमने से गर्म किया, तो अब गर्म करने पर मालूम है क्या होगा? अब ये 90 और 10 ही रहेगा, मतलब अब ये इससे क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। और अगर ये चेंज नहीं होगा, अगर ये क्या नहीं होगा बेटा? चेंज नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन गया। मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब इसका कांस्टेंट कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन फिक्स हो गया इसका, कि ये बॉयल होगा तो इसी कंपोजिशन से होगा, अब ये अलग अलग नहीं होगा। हर कोई दो लिक्विड्स ये नहीं बनाते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं। जैसे अल्कोहल और वाटर, 100% एक दूसरे से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, अल्कोहल और वाटर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अल्कोहल और वाटर को आप 100% सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से। वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर पहुंचकर, एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर पहुंचकर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब अब गर्म करोगे तो इनका ये परसेंटेज चेंज नहीं होगा, और इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पर आपके ये इसी परसेंटेज से बॉयल होंगे। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे।
समझ में आ गई बात? अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फिर एक दूसरे से अलग कैसे किया जाए? क्या हमें कभी भी 100% अल्कोहल नहीं मिलेगा क्या? तो बिल्कुल हम इसे अलग कर सकते हैं। हम इसे अलग करते हैं, जिस डिस्टिलेशन से करते हैं उसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। नॉर्मल डिस्टिलेशन से इसे अलग नहीं कर सकते आप, नॉर्मल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। तो इसे सेपरेट करने का क्या तरीका है? तो देखो, इसे सेपरेट करने का क्या तरीका होता है? ये तरीका होता है कि इसे एक कहानी से समझ लेना। दो दोस्त हैं, ए और बी। ये एक दूसरे के साथ में लग गए, बहुत कस के लग गए, और इन्होंने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया। क्या बना लिया? और ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया और एक दूसरे से ये अलग नहीं हो रहे। जैसे सपोज करो, आप दो दोस्त हो, अब दोनों अलग ही नहीं हो रहे, हमें अलग करना है, तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, एक तीसरे को लेंगे और आपके बीच में डालेंगे, जो किसी एक के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती बना लेगा। दूसरे का मूड अपने आप ही खराब होगा, कहेगा देखो जिससे ज्यादा बातें करने लगा, तो वो उससे सेपरेट हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? ठीक है, वो उससे सेपरेट हो जाएगा। तो मतलब अगर हम यहाँ पर सी डाल दें और बी सी के साथ में लगने की, बी से सी के साथ लगने की एफिनिटी ज्यादा है, तो ए से अपने आप ही अलग हो गया। और बी और सी हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे, इस सी को ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो बी के साथ में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ना बना। इसे हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे, इसे सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे। तो देखो तीनों सेपरेट होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गई बात? तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पर एल्कोहल और वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे थे, हमने H2SO4 डाल दिया। H2SO4 की वाटर के साथ लगने की एफिनिटी बहुत तेज होती है, तो ये एल्कोहल को छोड़कर पूरा वाटर किसके साथ लग गया? H2SO4 के साथ। एल्कोहल क्या हो गया? सेपरेट। ठीक है, अब हमने इसे बॉईल किया सिंपल डिस्टिलेशन से, एल्कोहल अलग मिल गया, H2SO4 के साथ वाटर लगा, बाद में H2SO4 और वाटर को हमने अलग अलग कर लिया सिंपल डिस्टिलेशन से। तो इस टाइप के डिस्टिलेशन को हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है? इसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। ठीक, चलिए, तो ये अभी आपकी हो गई है क्या चीज? प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेक्निक्स। इसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह भी है, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर इसके, जो कि होता है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस। Recording in progress. तो एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे पहचानोगे? आपको पूरी पहचान करनी है उसकी, कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, कितना कितना मौजूद है, और वो है क्या, वो कंपाउंड क्या है। वो एल्डिहाइड है कि वो कीटोन है, कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कि वो एमाइन है, कि वो एमाइड है, कि एसिड हैलाइड है। बात समझ आ रही है? अब एसिड हैलाइड में भी कौन सा है? क्लोराइड वाला है, ब्रोमाइड वाला है, आयोडाइड वाला है, या वो ईस्टर है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको ये पहचानना है। वो साइनाइड है कि वो आइसोसाइनाइड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, हमने आपको बताया यहाँ दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस से मिलकर बना हुआ है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि उसमें जो भी चीज प्रेजेंट है वो कितनी क्वांटिटी में है, और फिर उसके आगे भी इसके एनालिसिस होते हैं। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि अगर कोई बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, मतलब अनसैचुरेशन चेक करना पड़ता है। और फिर आपको ये देखना पड़ता है कि जो अनसैचुरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, जो अनसैचुरेशन हो रहा है उसकी डिग्री क्या है। मतलब डबल बॉन्ड मौजूद है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। और फिर वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां पर मौजूद है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 आप फाइनली कंपाउंड तक पहुंचते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, स्ट्रक्चर का यहाँ पर जजमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, टू एनालाइज द एलिमेंट प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बी अप्लाई ऑर्गेनिक एनालिसिस। इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एलिमेंटल एनालिसिस। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं।
कौन कौन से एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये चेक करेंगे। हेलोजन है तो कौन सा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, ये सब अपन चेक करेंगे। ये क्वालिटेटिव में आता है। फिर क्वांटिटेटिव में हम रेशियो या फ्रैक्शन पता करते हैं एलिमेंट का। रेशियो या फ्रैक्शन को पता करते हैं, कैसे पता करेंगे वो अभी अपन देखेंगे कि कितना रेशियो है, कितना फ्रैक्शन है, या कितना परसेंटेज है। और एक बार परसेंटेज मालूम चल गया तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं उसका। फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। फिर हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पता करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें एन चाहिए पड़ता है, और एन निकालने के नए नए तरीके होंगे। वहां पर तो आपने एक ही तरीका देखा था एन निकालने का। मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता था, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट दिया जाता था, एक दूसरे से डिवाइड कर लेते थे। यहाँ कौन देगा, यहाँ तो आपको कंपाउंड दे दिया, उन्होंने कहा कि भैया पता लगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए आप क्या क्या प्रोसेस करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर की हम प्रूविंग करते हैं कि अगर कोई चीज मौजूद है तो कहाँ कैसे मौजूद है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, देखो बेटा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो उसका टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे हम उसका टेस्ट कराएंगे, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसे अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें और भी एलिमेंट्स को ढूंढना है, वो मौजूद है कि नहीं है। तो वो कौन कौन होते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फास्फोरस। इनका हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट यहां पर होता है उसे हम बोलते हैं लसाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं, लसाइन टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं वो होता है लसाइन टेस्ट। और लसाइन टेस्ट किस किस को टेस्ट करने के लिए होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सबको टेस्ट करने के लिए लसाइन टेस्ट यूज होता है। याद रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है उसे हम करते हैं कन्वर्ट किसमें, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में। किसमें, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। कुल मिलाकर हम सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, और अगर आपका नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब एलिमेंट्स के साथ में यहां पर सोडियम लग जाएगा और सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। खासियत ये होती है, क्या बन जाता है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये सोडियम सॉल्ट बना देते हैं। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है इसे हम बोलते हैं लसाइन एक्सट्रैक्ट। चलिए अब समझते हैं कैसे। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया और एक छोटा सा फ्यूजन ट्यूब आता है। क्या आता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं फ्यूजन ट्यूब। ये होता है फ्यूजन ट्यूब। अब देखो, लैब में आपने एक चीज तो देखी होगी, क्या देखा होगा, टेस्ट ट्यूब देखा होगा। ये समझो ये मिनिएचर टेस्ट ट्यूब है, बहुत छोटा सा टेस्ट ट्यूब होता है, बहुत छोटा सा, इतना सा। ठीक है, हाँ, आधी उंगली के बराबर रहता है ये, और बहुत पतला रहता है, बहुत पतला सा टेस्ट ट्यूब है, बहुत पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फ्यूजन ट्यूब। ट्यूबर क्यों लिख दिया हमने। ठीक है, फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं। इस फ्यूजन ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सोडियम का एक पीस काटते हैं, फ्रेश पीस सोडियम मेटल का। सोडियम मेटल इतना हल्का होता है, इतना लाइट होता है कि आप उसे आराम से चाकू से काट सकते हो। तो आपने चाकू से बिल्कुल जरा से पीस को उसको काटा, बिल्कुल जरा से पीस को। अब सोडियम मेटल किस में रहता है, या तो पैराफिन में या वैक्स में। पैराफिन वैक्स मतलब वही होती है, उसके अंदर डला रहता है, या केरोसिन ऑयल में हम डालकर रखते हैं ताकि वो एयर के टच में नहीं आए, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हमने उस छोटे से पीस को निकाला, काटा, और काटने के बाद में सबसे पहले उस सोडियम को याद रखना, हम जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर के बीच में थोड़ा सा दबा देते हैं। इसलिए दबा देते हैं कि ऊपर अगर जो पैराफिन या वैक्स लगा हो वो उसमें से छूट जाए,
उसे छुटा लेते हैं अच्छे से, उसे छुटाना बहुत जरूरी होता है। और फिर हम चिमटी से उसे उठाकर फिर उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। किसे डाल देते हैं? सोडियम मेटल को। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें, ध्यान रखना। इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल को डाल दिया, और डालने के बाद में फिर हम इस फ्यूजन ट्यूब को गर्म करना चालू करते हैं। और इसे इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं, जब तक कि आपका ये रेड हॉट ना हो जाए। अंदर जो सोडियम मेटल पड़ा हुआ है ये रेड हॉट ना हो जाए, ये एकदम लाल पड़ जाएगा, गर्म होकर एकदम से लाल पड़ जाएगा। और जैसे ही ये लाल पड़ता है, तो अब हम एक ड्रॉपर से थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं जिसे हमें टेस्ट करना है। थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं और इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से हम इसे गर्म करना चालू करते हैं, और इसे हम तब तक गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं, जब तक एक बार फिर से ये रेड हॉट ना हो जाए। जब ये खूब लाल हो जाएगा, खूब लाल हो जाएगा, पूरा ट्यूब लाल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि एक पोर्सलिन डिश लेते हैं, चाइना डिश जिसे अपन कहते हैं, उसे हम लेते हैं। उसमें हम थोड़ा सा पानी भरते हैं, और ये डिस्टिल वाटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिस्टिल वाटर होना चाहिए। और इसके अंदर इस फ्यूजन ट्यूब को ले जाकर हम तोड़ देते हैं। वैसे तो ये रेड हॉट है, तो पानी में जैसे ही डालोगे ये अपने आप ही टूट जाएगा, और नहीं टूटा तो आप अपने हाथ से इसे तोड़ दो। ये एक ही बार यूज के लिए होती है फ्यूजन ट्यूब। समझ में आई बात? इसे आपने इसके अंदर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक हीटिंग मेंटल लगाते हैं, और हीटिंग मेंटल पर इस पोर्सलिन डिश को रखते हैं, और फिर हम इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। और इसे हम तब तक हीट करते हैं कि जब तक जितना ये है उसका 1/4 रह जाए, बाकी पानी को हम उड़ जाने देंगे, जब तक कि जितना ओरिजिनल ये था 1/4 ना रह जाए, तब तक हम इसे गर्म करते हैं। और इसके अंदर वो आपका ग्लास ट्यूब पड़ा ही हुआ, टूटा हुआ, ठीक है। हम इसे गर्म करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और ये आराम से इसके अंदर जैसे ही 1/4 हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम इसे ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद में हम फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? ताकि कांच अलग हो जाए। अब हम इसे फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से। हम इसे क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे। और बस इसी को हम नाम देते हैं, ये लसाइन एक्सट्रैक्ट होता है। क्या होता है? ये जो फिल्ट्रेट आपको मिला है ये लसाइन एक्सट्रैक्ट है। इसमें हुआ क्या है, देखो, अगर हमारे कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ में ये सोडियम जो हमने डाला है, सोडियम इसके साथ में लगेगा और क्या बनाएगा? सोडियम साइनाइड। क्या बनाएगा? अगर सल्फर मौजूद है तो ये बनाएगा सोडियम सल्फाइड। अगर क्लोरीन मौजूद है तो ये बनाएगा NaCl। अगर ब्रोमीन मौजूद है तो बनाएगा NaBr। आयोडीन मौजूद है तो बनाएगा NaI। समझ में आई है? हमने सोडियम को क्यों डाल के गर्म किया इसके साथ में? ताकि अगर कोई भी एलिमेंट हो तो उसके साथ में सोडियम लग जाए, सारे एलिमेंट अलग अलग हो जाएं, सारे एलिमेंट अलग अलग हो जाएं, और सभी के साथ में सोडियम लग जाए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाए। और फिर हम एक एक करके इन सबके टेस्ट करेंगे, तो जो होगा वो अपना टेस्ट दे देगा, जो नहीं होगा नहीं देगा। अब क्लोरीन नहीं होगा तो NaCl मौजूद नहीं होगा उसमें। अब नाइट्रोजन नहीं होगा तो NaCl नहीं होगा। सल्फर होगा तो Na2S हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? जो भी एलिमेंट होगा वो अपना ये कंपाउंड बना लेगा। अब हम इस पर एक एक करके इन सभी के टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। ये जो लसाइन एक्सट्रैक्ट अच्छा खासे अमाउंट में हमारे पास बन गया। अब इस पूरे का हम उठाकर टेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेके हमें ये चारों पांचों टेस्ट करना है। चारों पांचों टेस्ट करना है, ये नहीं कि जितना बन गया पूरा उठाकर एक ही बार टेस्ट कर लिया, पूरे को बर्बाद कर दिया, ये नहीं करना है। इसका 4-5 बार उठाकर टेस्ट करना है, तो थोड़ा थोड़ा लेना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना है इसमें सबसे पहले हम हैलोजेंस का टेस्ट करेंगे। किसका? हैलोजेंस का टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेते हैं और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं। सिल्वर की खासियत होती है, कहीं भी हैलोजन होगा हैलोजन को तुरंत अपने साथ लगा लेता है। सिल्वर की खासियत होती है हैलोजन को तुरंत अपने ऊपर लगा लेता है वो, ठीक है। और पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, सारे हैलाइड आपके इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की हमने रिएक्शन कराई सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। अगर व्हाइट पीपीटी मिला, अगर व्हाइट पीपीटी मिला तो याद रखना, तो इसका मतलब यह है कि इसमें आपका क्लोरीन मौजूद है। कौन मौजूद है? कैसे? NaCl plus AgNO3 gives NaNO3 plus AgCl।
और AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है। दिख गई ये रिएक्शन, है ना? AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है, और ये व्हाइट पीपीटी की खासियत है, इस पीपीटी को फिल्टर करके आप निकाल लोगे और फिर एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डालते हो, तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। तो जो सॉल्युबल होता है इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। ये इसका टेस्ट हो गया। तो अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालने पर, तो कंपाउंड में कौन मौजूद है? क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर व्हाइट पीपीटी नहीं मिला तो क्लोरीन नहीं है, तो या तो येलो पीपीटी मिलेगा आपको, और अगर येलो पीपीटी मिला तो इसका मतलब ये ब्रोमीन भी हो सकता है और ये आयोडीन भी हो सकता है। तो फिर आप पता कैसे लगाओगे ब्रोमीन है कि आयोडीन है? तो आप इस येलो पीपीटी को लोगे और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर अगर येलो पीपीटी सॉल्युबल हो गया तो ये ब्रोमीन है, और इनसॉल्युबल रहा तो ये आयोडीन है। नहीं आया समझ? समझ में आ गई बात? देखो, व्हाइट पीपीटी मिला तो क्लोरीन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाएगा। येलो पीपीटी मिला तो या तो ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो येलो पीपीटी को लोगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो गया, ब्रोमीन है। नहीं हुआ सॉल्युबल, आयोडीन है, तो तुरंत पहचानोगे। और अगर आपने ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया और सिल्वर नाइट्रेट डाला और कोई भी पीपीटी नहीं मिला तो इसका मतलब हेलोजन प्रेजेंट ही नहीं है। हेलोजन प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर हेलोजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर अब आप इसे फेंक दोगे, इस सॉल्यूशन को फेंक दोगे। फिर क्या करोगे? एक बार फिर से टेस्ट ट्यूब को धोकर फिर से उसमें थोड़ा सा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लोगे, और अब इसमें क्या करोगे? अब इसमें सल्फर का टेस्ट करोगे। कैसे? सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालोगे। क्या डालोगे? इससे एसिडिफाई करोगे। क्या करोगे? एसिडिफाई करोगे। फिर इसमें लेड एसीटेट को डालते हो, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन डालते हो थोड़ा सा। अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो ये जो लेड एसीटेट था, इसका लेड उस सल्फर के साथ में लगकर लेड सल्फाइड बना लेगा, जिसका ब्लैक पीपीटी आपको मिल जाएगा। तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, आपने इसमें एसिटिक एसिड डाला, थोड़ा सा इसे एसिडिफाई कर लिया। ठीक है, और इसके बाद में लेड एसीटेट सॉल्यूशन डाला। अगर ब्लैक पीपीटी आ गया तो इसका मतलब इसमें सल्फर मौजूद है, और ब्लैक पीपीटी नहीं आया तो सल्फर नहीं। अगर नहीं आया तो फिर एक बार फिर से इसे फेंक देना। अब नहीं आया, अब उसका थोड़ी ना कुछ करोगे, उसे उस टेस्ट को आगे थोड़ी ना ले जा सकते हो, एसिडिफाई तो आपने कर ही दिया, इसे फेंक दोगे। फिर अगला टेस्ट करोगे आप। अगला टेस्ट किसका होगा? तो वो टेस्ट होता है आपका किस चीज का? वो होता है कि हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेते हैं और इसमें सोडियम नाइट्रोपोसाइड सॉल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं? सोडियम नाइट्रोपोसाइड सॉल्यूशन डालते हैं। तो यहां पर एक वॉयलेट कलर आ जाता है, और ये वॉयलेट कलर किसका आता है? सोडियम थायोनाइट्रोपोसाइड का आता है। किसका आता है? ठीक है, जरा समझना। जैसे हमने Na2S लिया, क्या लिया? Na2S। तो देखो इसमें कौन मौजूद है? सल्फर मौजूद है। सल्फर के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ये दूसरा वाला भी। ठीक है, जरूरी नहीं है लेड एसीटेट के लिए करो, आप इससे भी कर सकते हो। सोडियम नाइट्रोपोसाइड का सॉल्यूशन आपको लैब में मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है? Na2FeCN का होल 5 NO, इसे हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोपोसाइड। Na2FeCN का होल 5 NO। अभी 12th में पढ़ोगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब आपको बहुत अच्छे से आएगा। अभी सिर्फ इसे ऐसे ही देख लो। ठीक है, अब जैसे ही Na2S के साथ में रिएक्शन कराई तो 2 एक्स्ट्रा Na यहां का लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? Na4। और ये जो सल्फर है ये नो के साथ में लगकर S, नोज हो जाता है, और कोई चीज नहीं है।
समझ में आ गई बात? तो ये क्या कहलाएगा? सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड कहलाएगा। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड था, सल्फर लग गया तो सल्फर के लिए हम क्या लगाते हैं? थायो। क्या लगाते हैं? एक एक्स्ट्रा सल्फर लग गया, इसके लिए हमने थायो लगा दिया। तो क्या बन गया? सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड बन गया। और सोडियम नाइट्रोथायोप्रोसाइड का कलर कैसा होता है? वॉयलेट। कैसा होता है? जबकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कैसा होता है? येलो कलर। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कलरलेस था, उसके अंदर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड येलो आपने डाला, और अगर वहां वॉयलेट कलर आ गया तो सल्फर मौजूद है, और नहीं आया तो सल्फर नहीं। नहीं आया तो फिर से फेंक देना, आ गया तो भी फेंक दोगे। क्यों फेंक दोगे? क्योंकि ये तो टेस्ट हो गया, सल्फर है या नहीं है ये आपने पता लगा लिया। आपको और भी एलिमेंट्स का, सभी एलिमेंट्स का टेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई एक चीज आ गई, नहीं आप नहीं कर रहे, अब कुछ और होगा ही नहीं, सबका टेस्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद में हम करेंगे नाइट्रोजन का टेस्ट। इसका वैसे अपन देखेंगे कल, ठीक है?